नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अल्टीमेट क्लासेस में। आज का जो अपना क्लास रहेगा वो रहेगा ज्यामिति से रिलेटेड। ज्यामिति यानी मेंसुरेशन, काफ़ी दिनों से डिमांड हो रही थी कि सर ज्यामिति का जो टॉपिक है वो करवाया जाए, ज्यामिति। और आगे की अगर हम बात करें तो ज्यामिति के अंदर हमें क्या पढ़ना होगा। वैसे तो मैंने आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास में भी बताया होगा, लेकिन ये जो क्लास है ये सभी लोग देखते हैं, इसलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि मेंसुरेशन ज्यामिति के अंदर अपने पास 2 डायमेंशनल जितनी भी आकृतियाँ हैं, जैसे कि अपना हो गया, सबसे पहले मैं बात करूँ कि बिंदु से शुरुआत करते हैं। अगर बिंदु जिसकी डायमेंशन लेस फिगर, जिसकी ना कोई मोटाई लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं होती है, वो बिंदु। फिर उसके बाद में बात करें अपने रेखा, है ना, फिर रेखाखंड, किरण इत्यादि, इनके बारे में आपने बेसिकली पढ़ा होगा। और अब आज मैं बात करता हूँ, सबसे पहले जो अपने इसमें टॉपिक उठा रहे हैं वो सबसे पहले मैं टॉपिक उठा रहा हूँ इसमें क्या, त्रिभुज। इसकी परिभाषा वगैरह मैंने त्रिभुज की जो है ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल को मैंने 6 भागों में डिवाइड करके आपको ड्राइंग में पढ़ा रखा है। अभी मैं इसको वर्कशॉप कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी उसको अब ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल में। ट्रायंगल में आपको एक तो ये बात को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपको ये दिया जाए कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैं त्रिभुज का सिंबल बना रहा हूँ क्योंकि सबसे पहली बात ये होती है कि आपको मेंसुरेशन में सबसे पहले फॉर्मूला उसका जो है वो पता होना चाहिए। अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं है, आप फॉर्मूला भूल गए, तो फिर आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आप सभी को पता है कि कौन सा होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट, है ना। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला दिया गया। अब आपको अगर आधार दे दिया जाए, ऊंचाई दे दी जाए, मतलब ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज है और मान लिया गया कि आपको इसकी आधार दिया गया 10 और ये दिया गया 12, तो अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करेंगे, 1/2 गुणा आधार का मान 10 गुणा ऊंचाई दी हुई है क्या, 12 दी हुई है, तो आप इसको हल कर सकते हैं। 2 के पाड़े से काटोगे 5, 12 5 कितना आ जाएगा, 60। ये mm में है अगर लंबाई चौड़ाई, तो देखिए क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, mm स्क्वायर में। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 10 mm था और ये 12 mm गुणा mm स्क्वायर, ठीक है ना। अगर ये लंबाई चौड़ाई जो भी डायमेंशन है वो अगर सेमी में दी हुई है तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो किस में हो जाएगा, सेमी स्क्वायर। अगर मीटर में होगी तो क्या हो जाएगा, मीटर। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्षेत्रफल के लिए जो भी यूनिट होगी हमारी, mm स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, फुट स्क्वायर, इंच स्क्वायर इत्यादि, यानी जो लंबाई की, चौड़ाई की या दूरी की जो इकाइयाँ होती है उन्हीं के हम क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, तो वो किसकी हो जाएगी, क्षेत्रफल के लिए हो जाएगी। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हमारा वो क्या हो गया, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। सर इतना आसान है, बहुत सबको पता है, मुझे पता है आप सबको पता है, लेकिन मैं आगे बात करना चाहता हूँ कि सम बाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें, किसकी, समबाहु। समबाहु का मतलब होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल की बात करें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। √3/4 इंटू क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कोई भी ऐसा त्रिभुज दे दिया जाए, विषम बाहु त्रिभुज दे दिया गया, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, या फिर एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला अलग से याद करते हैं, और उस समद्विबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले को बिल्कुल आप रट सकते हो, याद कर सकते हो, लेकिन अगर बाई चांस अगर आप एग्जाम टाइम में भूल जाते हो तो आप उसके अंदर विषम बाहु वाला फॉर्मूला लगा करके भी करेंगे तो भी हो जाएगा। देखिए विषम बाहु त्रिभुज, जैसे एक ये त्रिभुज दिया गया है हमारे पास, ठीक है। छोटी सी बात मैं परिमाप के लिए भी बता देता हूँ आपको, कोई भी आकृति है ना, उसकी जो अपने एक पॉइंट से लेकर के वापस उसी की बाउंड्री पर होते हुए उसी पॉइंट पर अगर वापस आ जाते हैं तो तय की गई जो दूरी है वो अपने क्या कहते हैं, परिमाप कह सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए ये भुजा है हमारे पास A, ये भुजा है हमारी कौन सी, B, ये भुजा है हमारी कौन सी, C। तो इस त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो होगा A + B + C, ठीक है। हमें क्या करना होता है कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरो का सूत्र याद रखना पड़ता है, जो कक्षा 8 में ऐसे लैंग्वेज लिखी हुई आती थी। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए, √S ब्रैकेट S - A, S - B और S - C, ये आपका है विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। S - A B C, यानी A B C क्या है, A पहली भुजा, B दूसरी भुजा, C तीसरी भुजा। तो सर S क्या है, S होता है दोस्तों अर्ध परिमाप। S क्या होता है, S होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को किससे डिनोट करते हैं, S से करते हैं।
पूरा परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, ये है परिमाप, ये क्या है, परिमाप। और अगर मैं क्या करूं, इसके बट्टे में 2 लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। तो जब भी आपको अर्ध परिमाप निकालना हो, त्रिभुज की भुजाएं a प्लस बी प्लस सी बटे 2 कर दीजिए, आपके पास अर्ध परिमाप प्राप्त हो जाएगा। कैसे, अब देखिए जैसे मैंने ये कह दिया ये भुजा 6 है, इस भुजा का मान मैंने कह दिया 8 है, और इस भुजा का मान मैंने बोला 4 है। मान लीजिए एक बात समय के लिए कि ये 3 भुजाएं आपको त्रिभुज की दी हुई हैं और इसका क्षेत्रफल निकालना है, अलग अलग भुजाएं हैं। तो आप पहले इसमें क्या करेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। आप पहले s की वैल्यू निकालेंगे। s क्या होता है, अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप, ठीक है। तो क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, a का मान 6, 8, 4, 6 प्लस 8 प्लस 4 बटे में 2, ठीक है। s बराबर 8, 6, 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18 बटे 2, मतलब आपके पास s का मान 9 आ चुका है। s का मान कितना हो गया, 9। इस s का मान अगर मैं क्या रख देता हूँ, यहाँ पर 9 रख देता हूँ, s का मान 9, फिर इस s का मान 9, फॉर्मूला लिखेंगे बस 9, यहाँ पर भी 9 लिख दिया, s का मान रख दिया 9। a का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास 6, b का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है 8, और c की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 4। बस इसको सरल करना है और आपके पास रिजल्ट होगा। कोई भी त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है ना, उसके लिए तो मैं अगर इसका रिजल्ट देखना चाहूँ तो रूट 9 में से 6 गए, कितने रह जाएंगे, घटाव करेंगे, इसके अंदर हमारे पास 3 रहेगा, 9 माइनस 8 1 रहेगा, और 9 माइनस 4 5 बचेगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करें, अपने गुणा कर दीजिए, तो 5 × 45 और 45 दिए कितना हो जाएगा, 45 2 90 135। और इसका आप साइंटिफिक कैलकुलेटर तो आपको अलाउ नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो कैलकुलेटर है वो आपको अलाउ है, चेक कर लीजिएगा इसको एक बार। 5 × 45 और 45 एकम 45 × 3 5 × 15 हासिल 1 4 × 12 और 1 13 135 ही होगा। 135 का वर्गमूल निकाल लीजिए। आपको एग्जाम में जो दिया जाएगा वो या तो पूर्णतः वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं भी होगी तो आप ऑप्शन में ये भी आप आसानी से देख सकते हैं। और इस तरीके की अगर संख्या आ जाती है पॉइंटों में और कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं हो, जिन एग्जामों में नहीं है, जैसे 10th में नहीं है और नहीं है, तो वहाँ पर आप इसको वर्गमूल निकाल सकते हैं। और वर्गमूल की 2 विधियाँ हैं, भाग विधि है और दूसरी विधि कौन सी है, गुणनखंड विधि है। जो पूर्ण वर्ग संख्या के लिए होती है वो तो पूर्ण वर्ग के लिए आप दोनों विधियाँ लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके की जो संख्या है उसमें आप केवल भाग विधि का ही प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज के बारे में मैंने आपको बताया कि त्रिभुज के लिए आपको याद कौन कौन से रखने हैं। एक आपको मैं स्पेशल बात बता देता हूँ कि त्रिभुज में मान लो एक ऐसा त्रिभुज दिया गया, जैसे ये एक त्रिभुज है और इसमें ये दिया हुआ है कि ये कोण 30 डिग्री का है, ठीक है, और इसकी ये संलग्न भुजा, मान लो इसके साथ वाली भुजा, जैसे मान लो एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और सी। त्रिभुज ए बी सी में आपको ये बोला गया कि भुजा ए बी का मान 6 और ए सी का मान 8 और थीटा का मान दिया हुआ है। ये जो थीटा कौन सा है, थीटा यहाँ नहीं दे करके मैं ऐसे ही लिख देता हूँ कि कोण सी ए बी और कोण सी ए बी 30 डिग्री। जब किसी त्रिभुज के अंदर आपको 2 भुजाओं का मान दिया गया हो और उन्हीं 2 भुजाओं के मध्य का कोण दिया गया हो, ध्यान दीजिएगा, अगर 2 भुजाएं दे दी, जैसे मान लो ए बी का मान कितना दिया 6, ए सी का मान कितना दिया हुआ है 8, इन्हीं 2 भुजाओं के बीच का कोण अगर आपको दिया गया है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, ना तो इसमें तीसरी भुजा की आवश्यकता है, ठीक है। क्या करेंगे, तब हम फॉर्मूला जो लगाएंगे ना, ऐसे त्रिभुजों के लिए जब फॉर्मूला लगाएंगे तो वो होगा हमारा 1/2 गुणा a गुणा b गुणा साइन थीटा। मतलब जो है वो लिख दीजिए, साइन की फॉर्म में लिखने, ध्यान रखेंगे 1/2। अब सर अभी से साइन शुरू हो गई, अभी से नहीं हुई, नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हमारा त्रिकोणमिति होगा, और उसमें सिर्फ आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि आपके पास जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो कितने होते हैं, 6। उसके अलावा सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और याद करवाने की मेरी गारंटी है, आप चिंता मत कीजिएगा। और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, याद भी नहीं रखना पड़ेगा। देखिए 1/2, ए का मान 6, बी का मान 8 इंटू साइन और थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, ये कैंसिल हो गया इससे। अब बचा हमारे पास 3 गुणा 8 गुणा साइन 30। तो दोस्तों 0 30 0 1/2, साइन 30 का मान कितना हो जाता है 1/2। इससे फिर इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 4 3 कितना हो जाएगा 12। अब ये अगर भुजाएं हमें सेमी में दी हुई है तो हमारा क्षेत्रफल किस में हो जाएगा, सेमी स्क्वायर में हो जाएगा। और अगर हमें ये mm में दी हुई है तो हमारा जो क्षेत्रफल है वो किस में हो जाएगा, mm स्क्वायर में हो जाएगा।
जब आपको ये बोला जाए कि एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं और बीच का कोण, तब आपको फॉर्मूला लगाना है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना पहली भुजा दूसरी भुजा मतलब a गुना b गुना साइन थीटा। ठीक है, थीटा का मान 30 है तो 30 रखेंगे। और अगर आपको जो पहले मैंने बताए हैं बेसिकली उन पर आपकी किताब में कोई बड़े सवाल नहीं है। जैसे मान लो आपको ये भी सवाल पूछ सकता है कि एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे करके वापस भुजा पूछ ली जाए। ठीक है, मान लीजिए कि आपको एक सवाल दिया गया कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 mm² है। एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 200 mm² है। यदि आधार भुजा जो है, आधार भुजा का जो मान है वो ये बोल दिया जाए कि 10 ये बोल दिया जाए आपको कितना, आधार भुजा का मान 50 mm है। कितना है? 50 mm। तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए इसकी। तो क्या ज्ञात कीजिए? ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज है और उसका क्षेत्रफल दे दिया गया। अब आपको क्या दिया गया है? देखो, क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है? 200 mm²। क्षेत्रफल दे दिया उसने, अब ज्ञात नहीं करना है, दे दिया। इसी में से निकालेंगे हम। तो इसी में से निकालेंगे क्या कि इस क्षेत्रफल शब्द में, यानी समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये पूरी लाइन लिखनी होगी मुझे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है सर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर क्या चल रहा है? बराबर चल रहा है 200 mm²। इस लाइन में और इस लाइन में कोई फर्क नहीं है। ये हिंदी में मैंने लिखा हुआ है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 mm² प्रश्नानुसार, है ना। ये जो मैंने लिखा है ये फॉर्मूला रूप में लिखा है, मतलब गणितीय सिद्धांत से कह सकता हूं मैं, ऐसे लिखा हुआ है। ये भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये क्या लिखा हुआ है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। दोनों एक ही बात है। इसका संख्यात्मक मान कितना है? 200 है। तो यहाँ भी ये 200 बराबर चल रहा है, यहाँ भी ये 200 क्या चलेगा इस सवाल में? बराबर चलेगा। अब आ जाइए, इन दोनों में से पूरी लाइन में से कौन सी राशि है जो आपको पता है, कौन सी राशि ऐसी है जो ज्ञात करनी है आपको? तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई आपको दिया हुआ है कि यदि इसका आधार भुजा 50 है, इसका मतलब ये हुआ 1/2 गुणा आधार का मान कितना है? 50 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। 200 हमारा इस तरफ चल रहा है, केवल ये बचा। जिसको ज्ञात करना है बच्चों उसको हमारे हाथ में रखो, मतलब अपने पक्ष की तरफ रखो। इधर पहले से क्या रखा हुआ है? 200। क्या चीज बच गई हमारे पास? ये दो चीजें हैं। अब ये ऊंचाई के गुणा में है ना, ऊंचाई गुणा 50, तो गुणा वाली रकम कहाँ चली जाएगी? भाग में चली जाएगी। ये ऊंचाई के गुणा में और क्या है? 1/2 है, ये 1/2 भी कहाँ चला जाएगा? भाग में। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा क्या है? आप इसको यही सोल्व करो तो 2 एकम 2, 25 2 50 कैंसिल हो गया ना इससे, तो इसका तो झंझट ही खत्म हो गया। ये गुणा में, ऊंचाई के गुणा में 25 है और गुणा वाली रकम का पक्षांतरण करोगे कहाँ चली जाएगी? भाग में चली जाएगी यहाँ पर। अब इसको 25 से अगर कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? कितना बार पढ़े 25 के पहाड़े को? 25 चौके 100, 25 8 कितना हो जाएगा? 200, मतलब 8 mm इसकी क्या हो जाएगी? क्योंकि देखो क्षेत्रफल भी मैंने mm² में था, ये भी mm में है, इसका मतलब हमारी ये जो भुजा है जो mm में होगी। तो ये ऊंचाई आ गई हमारे पास कितनी? 8 mm। इस प्रकार आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। या तो आपको क्षेत्रफल दिया होगा, भुजा ज्ञात करनी होगी, मतलब ऊंचाई निकाल लो, या कभी वो आपको कहेगा आधार निकाल लो, ठीक है, दूसरी दे देगा, या फिर आपको दोनों भुजाएं दे देगा, आधार ऊंचाई, और आपको कहेगा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप उसके अंदर वैल्यू पुट करके और आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बेसिक से चलूंगा इसको, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10th में 8th में ये मेंसुरेशन ध्यान से नहीं समझी थी। ठीक है, आगे की बात करते हैं अभी। ठीक है, त्रिभुज के बाद अगर बात करें चतुर्भुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में बात करें तो एक होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं समचतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में अगर मैं बात करूं तो किसकी बात करूंगा? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को कहते हैं रोम्बस, ठीक है ना, रोम्बस या समचतुर्भुज। इसका जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला, पहले बात तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज होता क्या है? समान 4 भुजाएं तो होंगी ही होंगी, ठीक है ना, कतली के जैसा होगा। विवाह शादी में जाते हैं ना, दुकान से भी खरीद के भी खा सकते हो आप। कतली देखिए ना आपने, काजू कतली, काजू जरूरी नहीं है, दूसरी कतली भी होती है अगर सस्ते भाव की लेनी हो तो। अच्छा, हमारा मैटर वो नहीं है, हमारा मैटर ये है कि समचतुर्भुज का एक एग्जाम्पल बताना था मैंने, इसलिए आपको पानी आ रहा है मुंह में? अच्छा ठीक है, चलिए। तो ये था हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की विशेष बात क्या होती है दोस्तों? ये होती है कि समान भुजाएं होंगी चारों, और उसके विकर्ण जो होंगे ना वो 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, अन्य जो कोणों का मान है, ये कोणों का मान जो वो सम्मुख कोण बराबर हो सकते हैं,
देखो क्या हुआ कि चतुर्भुज पर जब सर्च की गई ना, तब ये हुआ कि चार भुजाएं समान, विकर्ण 90 डिग्री। अब चार भुजाएं समान और विकर्ण 90 डिग्री पर तो वर्ग के भी होते हैं, देखो ये वर्ग है, ठीक है ना। इसके भी क्या है कि चारों भुजाओं की माप समान है, चारों समान है, विकर्ण 90 पर काट रहे हैं, तो फिर ये भी तो समचतुर्भुज है, बिल्कुल है, ये भी समचतुर्भुज है। तो फिर इसे वर्ग क्यों नहीं बोल देते, ये दिमाग में आ रहा हो। इसको वर्ग इसलिए नहीं बोल सकते, या मैं यूं कहूं कि इसका नाम वर्ग इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो केस है ना 90 डिग्री वाला, वो केवल एक ही बार बनता है। चारों भुजाएं समान, विकर्ण 90 पर और चारों कोण भी 90 पर, तब उसे हम समचतुर्भुज ने बोल करके उसको हम एक अलग नाम दे देंगे, क्या, वर्ग दे देंगे उसको, क्या बोल देंगे, वर्ग, ठीक है। और अलग बात करें कि अगर ये कोण 90-90 के नहीं है, भुजाएं चारों समान है, विकर्ण भी 90 पर कट रहे हैं, लेकिन ये चारों कोण 90-90 के नहीं है, 90 डिग्री के नहीं है, तब हम उसे केवल कहते हैं समचतुर्भुज। जबकि ये कंडीशन हो चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण बराबर, विकर्ण 90 पर कट रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, समचतुर्भुज तो कह ही सकते हैं, जबकि इसको हम वर्ग का नाम दिया गया है, ठीक है। अब इसकी अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल कह दूं मैं, या मैं ये कह सकता हूं कि विकर्ण गुणा विकर्ण, क्या कह सकता हूं, विकर्ण गुणा विकर्ण, ये भी कह सकता हूं। 1/2 गुणा डायगोनल इंटू डायगोनल, यानी विकर्ण गुणा विकर्ण, ये इसका फॉर्मूला होगा किसका, क्षेत्रफल ज्ञात करने का। और परिमाप के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, माना ये भुजा ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये इसका हो जाएगा परिमाप। समझ आ रहा है सभी को। इसके बाद में अगर बात करूं समचतुर्भुज के बाद, अगर मैं बात करूं समांतर चतुर्भुज। अब इस पर सवाल के बारे में अगर बात करें तो सवाल में अभी आपको सीरियली एक लिस्ट बनाएंगे कि ये सवाल आज हमें करने, आज इसको बेसिकली आप सारे समझ लीजिए इसको क्या करना है। सम के बाद अगर बात करूं मैं समांतर चतुर्भुज, किसकी बात करूं, समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। चलिए, समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होंगे। ये भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा जी, क्षेत्रफल बिल्कुल आसान है। जो क्षेत्रफल आपने, ध्यान रखना, जो क्षेत्रफल आपने किस में किया था, जो क्षेत्रफल आपने समकोण त्रिभुज के लिए किया था, मैंने अभी आपको ये बताया था 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज के लिए बताया था। अगर मैं इस 1/2 को हटा देता हूं, ठीक है, तो ये आधार गुणा ऊंचाई बचेगा ना। ये आधार गुणा ऊंचाई जो है ये फॉर्मूला होगा किसका, समांतर चतुर्भुज का, ठीक है। अब बात करें कि सवाल कैसे आएगा। सवाल में यही होगा, आधार दिया गया होगा, ऊंचाई दी गई होगी, तो आप इसका, जैसे मान लो मैंने ये कह दिया। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं वो देखो, जैसे मैंने आधार दिया 20 सेमी, ये जो भुजा है ना, ये इसकी ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई होती है इसकी ये वाली बिल्कुल सीधी ऊंचाई, इस तरीके से, ये है इसकी ऊंचाई बिल्कुल 90 डिग्री पर, है ना। और मैंने इसकी ऊंचाई दे दी 10 सेमी। तो क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना हो 20 सेमी इंटू 10 सेमी। अब कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर सेमी स्क्वायर कैसे होगा, तो देखो 20 सेमी पूरा लिखो, आधार 20 सेमी गुणा ऊंचाई कितनी है 10 सेमी, 20 को 10 से गुणा करेंगे, 20 दाएं कितने हो जाएंगे 200, तो इनका भी तो गुणा किया जाएगा ना, सेमी इंटू सेमी क्या हो जाएगा, सेमी स्क्वायर। इसलिए क्षेत्रफल की इकाई जो होती है उस पर स्क्वायर लग जाती है। यही वैल्यू mm में दी होती तो हम यहाँ लिखते mm इंटू mm, तो mm स्क्वायर हो जाता, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर होता। रटना तो कुछ भी नहीं है, समझना है आपको केवल, ठीक है। अब आ जाते हैं बात आगे की, सम चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। तीसरा बात करते हैं हम किस पर, समलंब चतुर्भुज। किसकी बात करते हैं, समलंब चतुर्भुज। और फिर उस पर कुछ सवाल देखेंगे। समलंब चतुर्भुज का जो फॉर्मूला, पहले समलंब चतुर्भुज की आकृति दिमाग में, हमेशा जब भी आपको समलंब का बोला जाए तो आप ऐसा डायग्राम बनाइए, ठीक है ना। समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज को कहते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है ना। इसको ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, ये सब। अब अपने बात करें समलंब, समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। समलंब चतुर्भुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए होगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, मतलब ये भुजा इस भुजा के समांतर है, ठीक है। तो इसको मैं L + L
शॉर्टकट रूप में लिख सकता हूँ कि ये जो बड़ी भुजा है इसको बड़ा एल से और छोटी भुजा को छोटे एल से, समांतर भुजाओं का योग, इस भुजा का इस भुजा के साथ योग करना है। मान लो ये 50 है, ये 30 है, तो जुड़ करके कितनी हो गई 80। समांतर भुजाओं का योग गुणा इनके बीच की दूरी, ये जो बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, ये वाली सीधी दूरी, इसको मान लेते हैं एक बार के लिए h मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ दोस्तों, 1/2 गुना क्या लिखूंगा यहाँ पर, समांतर भुजाओं का योग, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, गुणा उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी। जैसे कि आपको ये सवाल दिया गया कि एक समलंब चतुर्भुज जिसकी बड़ी भुजा 50 mm, छोटी भुजा 30 mm तथा बीच की दूरी 10 mm, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत आसान है, देखिए 1/2 इंटू, ये बेसिक करवा रहा हूँ क्योंकि बाद में मैं इसके अंदर ये करूँगा ना कि आपको मैं क्षेत्रफल दे दूंगा किसी एक भुजा के मान को, जैसे बड़े एल का पूछ लिया या एल पूछ लिया या एच पूछ लिया, तो इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अपने यहाँ देखें बड़े एल का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है 50, छोटी भुजा मान कितना दिया हुआ है 30, समांतर भुजाओं का योग मतलब इस भुजा का इसके साथ योग। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये डायग्राम इस तरीके से बना हुआ आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लो ये भी तो समलंब चतुर्भुज ही है, ठीक है ना, वो कहीं कोई दिक्कत नहीं। समांतर भुजाएं कौन सी होती है, जैसे ये देखो, ये भुजा आगे की तरफ बढ़ाओ, पीछे की तरफ बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओ, कभी मिलेंगे क्या, ये नहीं मिलेंगे, मतलब ये समांतर है। जबकि इनकी बात करें तो इधर तो ये नहीं मिलेंगी, मान लो ये इस तरफ बढ़ा रहे, लेकिन इस तरफ बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं ये देखो यहाँ मिल गई है, तो इसका मतलब ये भुजाएं समांतर नहीं है, जबकि ये भुजाएं समांतर है। समांतर भुजाओं का योग यानी 50 + 30 80 और h हाइट यानी बीच की दूरी, ये हो गई 10। हल करेंगे इसको, कैसे होगा देखिए, 1/2, 50 और 30 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और गुणा में 10 पड़ा है, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5, 8 5 कितना हो जाएगा 40, 1 0 है 400, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 400 mm²। ध्यान से देख लीजिएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। समांतर भुजाओं में बड़ी भुजा 50, छोटी भुजा का मान 30, 50 + 30, ऊंचाई कितनी दी हुई है 10, 50 और 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 80, गुणा में 10, 1/2 था ये, 2 से जब इसको कैंसिल आउट करोगे, 10 को काट दिया मैंने, मान लो 2 से 10 को काटेंगे कितना आएगा 5, 8 5 कितना हो जाएगा 40, ये एक 0 थी, ये 0 इसके साथ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, मैं यूँ कह सकता हूँ कि 80 को 5 से गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा, और 400 mm² होगा। क्लियर है सभी को। इस तरीके से हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया, आज की जो क्लास थी इसमें ये बताया कि हम त्रिभुज का कैसे करेंगे और चतुर्भुज का, इन सब का मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर हम बात करना चाहें समलंब, सम, समांतर, ये सब मैंने आपको बता दिए हैं, और इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा आपको डाउट हो तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आगे की। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बाद जैसे त्रिभुज के बाद चतुर्भुज, ये सब हमने कर लिया। अब मैं आपको 3 बातें यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए। एक तो आप ध्यान में रखेंगे पंचभुज के लिए, इनको मैं कभी पूरा आपको डिटेल में बता दूंगा। पंचभुज के बाद में आप ध्यान रखेंगे षटभुज, और उसके बाद में आप ध्यान रखेंगे अष्टभुज। सप्तभुज पे क्षेत्रफल या परिमाप से रिलेटेड अभी तक कोई सवाल पूछा नहीं गया है, ना ही किसी उसमें एग्जाम में आया हुआ है, और उसका कंसेप्ट भी थोड़ा सा क्या है, लेंथी है, उसको आपको कंसेप्चुअली उसको समझना पड़ेगा, और ठीक है ना। अष्टभुज, ये 3 बातें आप ध्यान में रखिए। सवाल किस पर पूछे जाते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब आपको मैं बता देता हूँ कि आपने याद क्या रखना है। आपने याद रखना है 1.73205 इंटू भुजा स्क्वायर, इंटू भुजा स्क्वायर, 1.732 या 1.72 ये याद रख लेना, ठीक है, और भुजा स्क्वायर। अब बात करूं मैं इसकी, तो इसको याद रखेंगे 2.6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है ना, 2.6 इंटू भुजा स्क्वायर। और अष्टभुज के लिए याद रखेंगे 4.8 इंटू भुजा स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूले आपको थोड़े से ऐसे लग रहे होंगे, सीधा सा कंसेप्ट मैं ये बता देता हूँ, आप इतना सा याद रखिए 17 26 48, ठीक है ना। मोबाइल नंबर आप बहुत से याद रख लेते हैं। एक मेंसुरेशन शब्द के लिए आप याद रख लेना कि हमें ये ध्यान में रखना है कि जब हमें पंचभुज का फॉर्मूला, षटभुज का, अष्टभुज का, एग्जाम में आप इसको चाहें अभी ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, इसका भी अभी पूरा कंफर्म नहीं है,
हमें आंसर्स चाहिए जब, तो आप एक बार के लिए इसको रख लीजिए। मैं इसका पूरा कंसेप्ट आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए ये षटभुज है, कौन सा भुज दिया हुआ है, ये षटभुज दिया गया है, ठीक है। और ड्राइंग में हम बनाते भी आए हैं, षटभुज को बनाने की 6 विधियां हैं, और ये इसका कौन सा पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। अब जो इसकी ये जो सेंटर से लेकर के ये जो दूरी होती है इन बिंदुओं से, जैसे मान लो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, ये डी है ना, तो मैं यूं कह सकता हूँ इस षटभुज के अंदर ये जो भुजा है, मान लो सेंटर पॉइंट ओ है, ओ से बी की दूरी, ओ से ए की दूरी, ठीक है, ओ से सी की, ओ से इन बिंदुओं की जो दूरी है डी ई एफ, ये जो दूरियां होती है ना, ये जैसे ओ बी ओ ए बराबर है, क्योंकि सेंटर से ये इसकी दूरी है, और ये एक सम षटभुज है। और सम षटभुज का एक कंसेप्ट ये होता है कि इस सम षटभुज की जो भुजा होती है ना, वो भुजा ये जो अपने इसके अगर बाहर मैं एक वृत्त बना देता हूँ इस तरीके से, ये एक वृत्त बना दिया, ये वृत्त बना दिया, तो सम षटभुज की जो भुजा है एस, जो भुजा है ना एस, वो इस पूरे व्यास की आधी होती है। पूरा व्यास मतलब ये यहाँ से लेकर के इस वृत्त का व्यास डायामीटर डी, और डी को जब आधा करोगे तो भुजा के बराबर होगा। मतलब इस व्यास को आधा, आधा करने का मतलब यहाँ तक, ये सेंटर तक, ओ सी बराबर होगी किसके, ए बी के, ओ सी ए बी के बराबर है, ओ सी बी सी के बराबर है, ओ सी सी डी के बराबर है, ओ सी, मतलब ये जो सभी भुजाएं हैं ना, तो इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी ओ सी ए ओ तीनों बराबर है। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज बन गया, ये बन गया बच्चों समबाहु त्रिभुज। ये फिर इस तरफ बात करें, ओ बी बी सी और ओ सी, ये तीनों भुजाएं भी इसमें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आप बना करके देखिए, ड्राइंग में बना रखा है आपने, उसको माप लेकर के देखिए, ये बराबर, तो ये भी क्या हो गया समबाहु। एक समबाहु, दूसरा समबाहु, तीसरा समबाहु, चौथा समबाहु, 5 और ये 6, कितने समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, 6 समबाहु। मैं इस षटभुज के फॉर्मूले को ये रट्टा न लगा करके अगर मैं समझना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि षटभुज का क्षेत्रफल, षटभुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा क्या, 6 समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल। मैं अगर क्या करता हूँ 1 2 3 4 5 6 समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लूँ, या फिर ऐसे करता हूँ कि एक समबाहु, ये सारे समबाहु बराबर बराबर है, एक जितने ही है ये, ठीक है ना, समरूप है। एक समबाहु का निकाल लेता हूँ, 6 से गुणा कर दूंगा तो सभी का हो जाएगा, सभी का हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस पूरे समबाहु का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, षटभुज का ज्ञात कर लिया मतलब आपने। तो देखो इसी फॉर्मूले को आप याद नहीं करके ऐसे भी लिख सकते हो। अभी मैंने आपको ये बताया था कि ये इरेज कर रहा हूँ, एक बार अष्टभुज वाला आपने याद कर लिया होगा, नहीं तो आप नोट कर लेना, ठीक है ना, बैक करके थोड़ा। 6 इंटू समबाहु का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, यही होता है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए अब आप, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 एकम 2 2 2 4 2 3 कितना हो जाएगा 6, 3 इंटू √3 का मान 1.73205/2 इंटू भुजा स्क्वायर, इसका गुणा कीजिए, 2 से भाग कीजिए, जो भी रिजल्ट होगा वो ये होगा आपका 2.6 इंटू भुजा स्क्वायर होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको मैंने 3 कंसेप्ट बताए हैं। पंचभुज के लिए याद रखना है 1.7205 इंटू भुजा स्क्वायर, षटभुज के लिए याद रखना है 2.6 इंटू भुजा स्क्वायर, और उसके लिए अष्टभुज के लिए है 4.8 इंटू भुजा स्क्वायर है। सप्तभुज के लिए याद रखने की आवश्यकता नहीं है, कंसेप्ट बड़ा है, फॉर्मूला एग्जाम में आपसे ना तो पूछा जाता है और ना ही उस पर आज तक कोई भी पिछे 8 से 9 सालों में कोई प्रश्न पूछा गया है सप्तभुज के लिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको पेंटागन का क्षेत्रफल बता दिया, पेंटागन का क्षेत्रफल निकालना है 1.7205, और अगर आपको निकालना है हेक्सागन के लिए तो आप 2.6 वाला भी यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी वो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा षटभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हेक्सागन का। और अगर आपको ऑक्टागन का चाहिए तो 4.8 इंटू
भुजा स्क्वायर लगा करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे किस पर, इन्हीं के जो अपने कंसेप्ट थे इनके सबके सवालों पर बात करेंगे। उसके बाद में हम 3D डायग्राम जैसे है घन, घनाभ। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है सर वर्ग के बारे में नहीं बताया, आयत के बारे में तो आप सब जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, वर्ग का परिमाप जो है वो चारों भुजाओं का योग जो होता है वही परिमाप होता है। ये सब बारीक बातें हैं ना, ये सब आपको सबको पता भी है, कक्षा 6 से आप पढ़ते आ रहे हैं और मैं इतना ज़्यादा समय आपका नहीं खराब करूँगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। आगे का जो क्लास होगा ना उसमें हम जो अच्छे क्वेश्चन, मैं 10 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, या फिर ऐसे करेंगे प्रत्येक टॉपिक पर, जैसे त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है, अपने सवाल दो सवाल हर एक पॉइंट से 15 से 20 सवाल लेकर के आएंगे, अगर एक क्लास में या 2 क्लास में, क्योंकि हमने आधे घंटे की क्लास रहती है, ज़्यादा टाइम आपसे पढ़ा भी नहीं जाता है। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो मुझे भी ऐसे लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, वीडियो देखी जा रही है और मेरा भी मनोबल बना रहता है, तो फिर मैं आपको पढ़ाने के लिए और इंटरेस्टेड रहूँगा।